ऑलराइट सर, अब हमारा अगला टॉपिक है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का। देखो, बजटिंग या फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो बजटिंग फोरकास्टिंग दो तरीके से पूछा जा सकता है। प्राइमरीली दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका बजटिंग फोरकास्टिंग के अंदर ये हो सकता है कि आपके पास पीएनएल या बैलेंस शीट बनाने को आ जाए, और दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके पास कैश का बजट बनाने के लिए आ जाए। सर, अगर हम पीएनएल या बैलेंस शीट बनाने की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हमें वैसे भी पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर किस तरह का फॉर्मेट होता है वो क्लियर होता है। सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, आपके एडमिन सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारी चीज आ जाती है, टैक्स वैक्स सब आ जाता है। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा देखने वाली होती है वो ये देखने वाली होती है कि आप अपने मिसिंग नंबर्स को या मिसिंग फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सर, एक ही सिचुएशन या एक ही तरीका है यहाँ पे मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करने का। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके कोशिश करनी है कि आप बैलेंसिंग फिगर तक पहुंचे। ये बैलेंसिंग फिगर आपको हेल्प करती है कि आप अपने उस चौथे नंबर पे जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास रिसीवेबल का टी अकाउंट है तो रिसीवेबल के टी अकाउंट में यहाँ मेरे पास बैलेंस बीडी आ रहा होता है, ठीक है। इधर मेरे पास सेल्स आ रही होती हैं, यहाँ मेरे पास कैश की कलेक्शन आ रही होती है, यहाँ मेरे पास क्लोजिंग का बैलेंस आ रहा होता है। सही सर, मुमकिन है वो आपको ये बैलेंस दे दे, ये बैलेंस दे दे, कैश की पोजीशन दे दे, आपको सेल्स का नंबर यहाँ से निकालना हो। या हो सकता है सेल्स में डिस्काउंट की फॉर्मुलेशन करा के दे दे। तो सेल्स में प्राइमरीली दो टाइप्स होती हैं, कैश, दूसरी क्रेडिट। फिर क्रेडिट में कितने लोग डिस्काउंट ऑप्ट करके जल्दी पेमेंट करेंगे, कितने लोग डिस्काउंट ऑप्ट नहीं करेंगे। कैश में तो सारे आपको कैश सेल्स अगर बोली जा रही है तो उसी वक्त आपकी जो है वो पेमेंट हो रही है वहां पे। सही सर, अमूमन ये जो बैलेंसेस फाइंड करने का तरीका होता है, ये वाले बैलेंसेस, ये बैलेंसेस फाइंड करने का तरीका होता है आपके पास रिसीवेबल डेज से। और ये हम वर्किंग कैपिटल के अंदर समझ चुके हैं कि अगर मेरे पास रेवेन्यू मौजूद है, मैं उस रेवेन्यू को डिवाइड करूंगा 365 से, मल्टीप्लाई करूंगा डेज से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिसीवेबल का अमाउंट आ जाएगा, रिसीवेबल का बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से सर हमारे पास रिसीवेबल के अलावा यहाँ पे लेजर बनता है इन्वेंट्री का। सर, इन्वेंट्री की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आ रहा होता है, फिर मेरे पास परचेसेस का नंबर आ रहा होता है, जिससे मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे मेरे पास परचेसेस का नंबर आ जाता है, इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स का या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता है। सर, बैलेंस को आप यहाँ पे भी इन्वेंट्री डेज के पर्सपेक्टिव से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कंफ्यूजन होती है ना वो ये होती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग की ट्रीटमेंट क्या होगी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद है, और आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की मौजूदगी से परचेसेस तक जो है वो पहुंचना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स वो स्टॉक है जो मैं इस दफा कंज्यूम कर गया, क्लोजिंग में कुछ बच गया। आइडियली क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड होना चाहिए, और जो ओपनिंग शुरू में पड़ा हुआ था वो माइनस होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, आपके पास परचेसेस का नंबर आ जाएगा। फिर इस परचेसेस को आप यूज करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, अपने पेबल्स की पेमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। या हो सकता है आपको पेमेंट दी हुई हो, आपसे क्या निकलवाए, वो परचेसेस निकलवा ले। तो सर, इन्वेंट्री की तरह हमारे पास एक पेबल्स का लेजर भी इसी तरीके से बन सकता है। इसमें यहाँ बैलेंस शो हो रहा होता है, यहाँ परचेसेस आ रही होती हैं, इधर कैश आ रहा होता है, और इधर हमारे पास बैलेंस आ रहा होता है। पेबल में भी वो आपको डेज देके कैलकुलेट करवा सकता है। इन दोनों लेजर्स को इस्तेमाल करके आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन करते हो, इस लेजर को इस्तेमाल करके आप रिसीवेबल की कैलकुलेशन करते हो। और इसी तरीके से अगर मैं सेल्स को बाइफिकेट करूं यहां पर, बल्कि सही इसी में करते हैं सर, अगर सेल्स को बाइफिकेट करें तो फिर सेल्स के अंदर आपके पास एक आ जाती है चीज कैश सेल्स, विद डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट कंपनी ने कैश पे दिया हुआ है, फिर आ जाता है आपके पास इसी तरीके से क्रेडिट सेल्स। यहां ये आ जाता है कितने लोग अर्ली पेमेंट करेंगे और कितने लोग आपके पास जो है वो लेट पेमेंट करेंगे। फिर सर रेट का, इन्फ्लेशन का, इनका इम्पैक्ट भी हमने देखना होता है कि जो परचेसेस हम इस साल कर रहे हैं उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगेगा
लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी ओपनिंग में पड़ा हुआ था उस पर इम्पैक्ट नहीं लगेगा। जो क्लास के अंदर हमने तकरीबन 9 सवाल किए हैं और एक का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, उन टोटल 10 सवालों के अंदर हमने हर जगह ये कैलकुलेशन की है, हर जगह ये कैलकुलेशन की है। उस 10 में से 5 या 6 भी आप अगर दोबारा से खुद से एक दफा सॉल्व कर लेना, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा बजटिंग का। तो बजटिंग के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की हमें इसके हवाले से जरूरत एज सच नहीं है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चन आना है वो कैसा आना है सर? वो आएगा नया, जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे वो नहीं आएगा, नया क्वेश्चन आएगा। तो उस नए क्वेश्चन के अंदर प्राइमरीली हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं, 2 ही जो है वो सेगमेंट्स होते हैं, तरीकाकार होते हैं। सर एक तरीका ये होता है कि आप ये देखें लॉजिक सवाल की क्या बैठ रही है, कौन सी मिसिंग फिगर्स हैं, कौन सी फाइंड करनी है। इसका सबसे आसान तरीका होता है पहले अपने पास प्रोफॉर्मा बना लो। प्रोफॉर्मा मतलब फॉर्मेट बना लो कि मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे सेल्स का नंबर चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नंबर चाहिए, जीपी का नंबर चाहिए। मिसाल उसने जीपी की परसेंटेज दी हुई है तो ठीक है, मैं जीपी परसेंटेज यहाँ से जो है वो लगा सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बैलेंसिंग आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बाद इवेंचुअली क्लोजिंग। जो उसने पिछले साल का पीएनएल दिया हुआ है ना, एज इट इज पीएनएल विद द न्यू आइटम्स, अगर कोई वहां पे सवाल में नए आइटम्स क्रिएट हो रहे हैं विद द न्यू आइटम्स आप वहां पे डाल दें। मिसाल के तौर पे कोई नई मशीनरी आ रही है, कोई नया जो है वो मशीनरी का सेट आ रहा है, तो उसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? वो नया डिप्रिसिएशन होगा। तो आपने जहां एक्सपेंसेस की लाइन डाली, एक न्यू मशीन की डिप्रिसिएशन की भी लाइन डाल दी। एक प्रोफॉर्मा बना लिया, फॉर्मेट बना लिया कि यार मेरा फॉर्मेट कैसा दिखेगा बजट का। फिर आप वन बाय वन उन फिगर्स के बारे में सोचेंगे अब ये फिगर्स मिलेंगी कैसे। रेवेन्यू है तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा, कॉस्ट है तो कॉस्ट कैसे मिलेगी। कॉस्ट अमूमन आपको मिल रही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन हो, पेबल्स की इन्फॉर्मेशन हो। रेवेन्यू अमूमन मिल रहा होगा जहां पे आपके रेवेन्यू की क्वांटिटी की और सेल्स प्राइस की इन्फॉर्मेशन गिवन। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस तरीके से आपने वन बाय वन फॉर्मूला को इवेल्युएट करना है, कैसे उन मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। 6-7 सवाल भी आप प्रैक्टिस करके जो हमने क्लास में किए वो भी अगर करके चले जाओगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाएगी। कब किस वक्त किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। सर जो कैश बजट होता है, कैश बजट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी टाइमिंग क्या है ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट्स। सर जब मैं कैश बजट बनाता हूं तो हो सकता है कुछ परचेसेस हो, उनकी पेमेंट मैं कब कर रहा हूं? अगले महीने में कर रहा हूं। हो सकता है कुछ रेवेन्यू की रिसीट्स हैं मेरे पास कब आ रही हो? अगले महीने आ रही हो। आप कैश में ये नहीं सोचते कि सेल्स कब हुई, परचेसेस कब हुई। आप कैश में एक्चुअली ये सोचते हैं कि यहाँ पर मेरी वो एग्जैक्ट टाइम क्या है, एग्जैक्ट वक्त क्या है जहां पर आके मैं इस अमाउंट को रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा। कैश सेल्स है फौरी रिकवर होगा, क्रेडिट है तो आपको डेज देखने पड़ेंगे कि वो कब फॉल कर रहे हैं, कितने फॉल कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर आप कैश बजट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का मामला है, इसी तरीके से सप्लायर वाला जो है मामला है। आपने लिंक्स क्रिएट करने, एक प्रोफॉर्मा बनाने के बाद कि यार ये मेरी सिचुएशन है, इन नंबर्स की मुझे जरूरत है, ये नंबर्स मुझे सवाल में यहाँ पे किस तरीके से मिल सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नया नहीं है बजटिंग के अंदर, कोई नई चीज इसके अंदर ऐसा अप्लाई नहीं हो रही, सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत आपके जहन में हो कि भाई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं, ओवरहेड का रेट किसको बोलते हैं। वो कोई इतनी मुश्किल चीज हमारे लिए वैसे भी नहीं है। नॉर्मल लॉस एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली अकर हो रही है, उसकी पूरी जो कॉस्ट है वो सारे यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, जो रिमेनिंग यूनिट्स है। एबनॉर्मल लॉस हम अलग से दिखा देते हैं, लेकिन वो भी अगर आप देखें तो किसी सवाल के अंदर बजटिंग में इतना डेप्थ में जाके टेस्ट नहीं हुआ है। जो सही चीज यहाँ पे टेस्ट होती है ना, वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होती है। कितना आपको फिगर्स लिंक करना आती है, कितना आपको समझ में आता है कि यार साथ में हम इन नंबर्स को, इन चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो जो 10 सवाल 11 नहीं 10 सवाल जो हमने क्लास के करिकुलम में किए भी हैं, उसमें से हाफ ये 6 सवाल भी आप सही से प्रैक्टिस कर लें, उनको देख लें, 3 कैश बजट बनाने के, 3 पीएनएल बनाने के, तो काफी हद तक ये वाली चीज के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। डू वी गेट इट? और अगर आप उस पहली अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन उठा के देखें जो ऑटम 22 के अंदर आया है, तो उसमें भी आपको उसमें ये चीज समझ आ जाएगी, लेकिन वो आसान है, रिलेटिवली आसान। और वैसा एक मिलता जुलता सवाल सीएमए में आया हुआ भी है। मैंने क्लास में शायद वो दूसरे या तीसरे नंबर पर सवाल करवाया था जो बिल्कुल उसके जैसे ही था, या दूसरे नंबर पे करवाया था। सही। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसके अंदर बिल्कुल नया जो है वो आ रहा हो। किसी को स्पेसिफिकली किसी एडजस्टमेंट में मसला होता है, किसी वर्किंग में मसला होता है। इन्फ्लेशन लगाते वक्त ये याद रखना, पिछले साल का स्टॉक है वो सेम डेट पे कैरी हो रहा होगा। जो नई परचेसेस तुम कर रहे होगे वो क्या होंगी सर? उसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई होगी। तो फिर सर हम करें क्या, करना क्या चाहिए भाई? इस साल की पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो विदाउट इन्फ्लेशन, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ले लो उसमें। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम की कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1000 रुपए, कंपनी कह रही है 10% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आएगी, तो अगर लास्ट ईयर की ये प्राइसेस होती कितना हो जाता? 1100।
एज सिंपल एज दैट। इस 1100 की टोटल कंजम्पशन में से कुछ ओपनिंग में से कंज्यूम होगा, ओपनिंग में से कंज्यूम होगा। आप ओपनिंग स्टॉक निकालने पहले, सर ओपनिंग के लिए उसने डेज बताए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स उठाओ, डिवाइड बाय 365 करो, मल्टीप्लाई बाय मिसाले 30 डेज बताया हुआ उसने, 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लो, 30 दिन का पिछले साल का क्लोजिंग आ गया, वो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। एज सिंपल एज दैट। वो पिछले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। ये ओपनिंग पहले कंज्यूम होगा, सही है, सही बात है। 1100 में से इस ओपनिंग को पहले हटा दो, मिसाल के तौर पे ओपनिंग 200 रुपए है, आपने उस ओपनिंग के 200 हटा दिया, अब कितने बच गए, 900। ये वो स्टॉक है सर जो इस साल परचेज होगा, इसमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज आया हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड है, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। 1000 रुपए हमने 10% लगाया, 1100 इनकॉर्पोरेटेड है ना, ओपनिंग माइनस कर दिया उसमें से, ओपनिंग पुराने साल के रेट पे चल रहा है, जो बाकी 900 है वो नए परचेस करने। अब मिसाल सवाल कहता है सर 10% की इन्फ्लेशन है, तो ये पिछले साल की वैल्यू वाला 900 का स्टॉक जब मैं इस साल लेने जाऊंगा तो वो कितने का मिलेगा, 990 का मिलेगा। यानी 990 की इस दफा की परचेसेस जो मैंने इस साल की इस नए रेट पर, और 200 पुराने साल का स्टॉक, 990 और 200 मिलके कितने बन जाते हैं मेरे, 1190 बन जाते हैं। सर ये 1190 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अगर कोई कहता है कि भाई परचेसेस का नंबर बताओ, परचेसेस कितनी होंगी इस साल, तो बहुत आसान है, ये जो 1190 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ये तो इस साल की कंजम्पशन है ना, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, कुछ क्लोजिंग भी तो बचा हुआ होगा। वो क्लोजिंग हम कितने दिन का कैरी करते हैं, सर वो क्लोजिंग हम मिसाल के तौर पे 30 दिनों का कैरी करते हैं, तो जो इस साल की कॉस्ट है उससे आप अगले साल का 30 दिन का क्लोजिंग का जो है वो स्टॉक भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है, एवरीवन गेट्स इट? क्या मिसाल है वो परचेसेस मांग रहा है, ठीक है, परचेस के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना होगा, क्योंकि जो तुम इस साल क्लोजिंग कैरी कर रहे हो वो परचेस तो इसी साल कर रहे हो, अग्रीड, इसी साल परचेस कर रहे हो, हाँ वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ओपनिंग तो वहां से ऑलरेडी माइनस हुआ है, रिमेनिंग तुम्हारी 990 की परचेसेस है, इसके अंदर तुम क्लोजिंग को ऐड कर लो, ये तुम्हारी टोटल परचेसेस आ जाएंगी। 990 तुमने इस साल वो परचेस किया जो बिक गया है, और इसके अलावा कुछ परचेस करोगे जो क्लोजिंग में मेंटेन करना है, क्लोजिंग में क्या करना है, मेंटेन करना है। ये जो क्लोजिंग के अंदर तुमने मेंटेन किया मिला के तुम्हारी परचेसेस का नंबर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, हाँ ये यही कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही बता रहा हूँ, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया फिर परचेसेस बताया। कॉस्ट ऑफ सेल्स से परचेस में जाने में से वो सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट लेनी है आपको, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लेनी है, ओपनिंग को माइनस कर दोगे, क्लोजिंग को ऐड कर दोगे, तुम्हारी परचेसेस का नंबर आ जाएगा। अग्री करते हो? वो लास्ट ईयर के उससे लगानी, इस ईयर के अगर डेज चेंज होगा तो फिर चेंज हुए डेज के ऊपर अप्लाई कर दो। हाँ इस पे नहीं लगेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मिसाल के तौर पे क्लोजिंग के डेज चेंज हो गए, अब मैं क्या करूंगा, हमने एग्जांपल में क्या बिल्ड किया, हमने कहा सर लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ओपनिंग निकाल लेंगे, हमारा ओपनिंग मिसाल के तौर पे हमने कितना कंप्यूट किया, 100 रुपए, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए थी, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 1100 रुपए होनी चाहिए थी, सॉरी 200 रुपए ओपनिंग की वैल्यू निकाली थी, आप इसको माइनस कर दें 900 पे ले आए, ठीक है, ये 900 तुम्हारी नेट कंजम्पशन है इसी साल की, इसी 900 को इस्तेमाल करके आप क्लोजिंग स्टॉक बगैर इन्फ्लेशन वाला निकालेंगे पहले, और फिर उसी के ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई करके इन्फ्लेटेड नंबर निकाल लेंगे। छोटी छोटी वर्किंग्स ऐसी बनाते जाओगे, नंबर्स मिलते जाएंगे, इनको प्लॉट करते जाओ। बजटिंग में कभी भी ये कोशिश नहीं करना, ये ख्वाहिश मत करना कि आप यहां पर 100% क्वेश्चन सही करने आए, जितने स्टेप्स ठीक करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, जितने स्टेप्स तुम्हारे ठीक होते जाएंगे उतने तुम्हें मार्क्स मिलते जाएंगे। कैश बजट में आपको टाइमिंग देखनी है कि भाई जो परचेजेस मैं इस महीने कर भी रहा हूं उसकी पेमेंट एक्चुअली कब हो रही है। सर मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं कि जी परचेजेस 50% अभी पे होंगी, 50% बाद में, तो जो आखिरी साल होगा तुम्हारा, पिछला साल जो आखिरी होगा उसकी 50% पेमेंट कब हो रही होगी, इस साल में, और जो इस साल का आखिरी 50% होगा अगले साल। इस तरह से कैश बजट में मूवमेंट होती है। सेल्स की भी वो ऐसी ही बाइफिकेशन देता है, सेल्स के अंदर वो बताता है कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमारी सेल्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, लेकिन सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हमारी कैश सेल्स का इतना प्रोपोर्शन होगा, बाकी इतना प्रोपोर्शन होगा। तो आप किस तरीके से तोड़ सकते हो उसको, आपने मिसाल के तौर पे ली टोटल सेल्स, पहले तो देख लो कैश का कितना प्रोपोर्शन है, क्रेडिट का कितना है, मान लो वो कहता है 20% कैश का 80% क्रेडिट का, तो 80% क्रेडिट में ले जाओ, बाकी 20% यहाँ पे ले जाओ। अब उसमें कोई अर्ली पेमेंट कर रहा है, डिस्काउंट वगैरह फर्दर है तो उसकी बाइफिकेशन करो, और कैश तो आपका पेमेंट होती ही उसी वक्त है, ये देख लो कि उस पर डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट।
अगर वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज है तो कहां पर कितना है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कैश सेल्स 20% से बढ़ जाएंगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और क्रेडिट सेल्स जो है वो 15% से बढ़ जाएंगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो दोनों को उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर लो। रेट पहले सेल्स का कंप्यूट कर लो, लास्ट टाइम कितना था, इस दफा रेट के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट से मल्टीप्लाई कर लो। ये छोटी छोटी वर्किंग्स बना के सवालात की प्रैक्टिस कर 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 करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से इसको लेकर चलना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हाँ ये दो बनते थे ना, एक पेबल का और एक इन्वेंट्री का, इन दोनों को यूज करके हम कैलकुलेट करते थे। मिसाल के तौर पे उसने मुझे डेटा इन्वेंट्री का दिया हुआ है, कैलकुलेट मुझसे यहाँ पे ये कैश कलेक्शन करवा रहा है, इधर कैश की कलेक्शन करवा रहा है, तो पहले मैं यहां से सॉल्व करके परचेसेस पे पहुंचूंगा और फिर परचेसेस को प्लॉट करके कैश पे पहुंचूंगा, सॉरी परचेसेस को प्लॉट करके कैश पे पहुंचूंगा। समझ में आई बात। कभी कभी हो सकता है वो मुझे ये डेटा दे दे और ये निकलवाए, तो दोनों लेजर्स के अंदर एक एक बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी तो मोस्ट लाइकली इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ होगा ताकि ना कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच सको। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे तुम्हें मिल रही हो, मेनली तीन होते हैं। कभी कभी हो सकता है वो एक्सपेंस का लेजर भी बनवा ले तुमसे, फिक्स्ड एसेट्स का बनवा ले। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वो क्या करे, वो तुम्हें सेल प्रोसीड्स दे दे और सेल प्रोसीड्स के साथ गेन लॉस ऑन डिस्पोजल दे दे, तो अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे कि सर कैरिंग वैल्यू कितनी थी उसकी। एक मिनट बता रहे, मैं तुम्हें प्रोसीड्स बताया कि भाई ₹1,00,000 का एसेट बेचा मैंने, ₹1,00,000 का एसेट बेच दिया, ठीक है, और तुम्हें मैंने कैरिंग वैल्यू का कोई डिटेल नहीं बताई कि कितनी कैरिंग वैल्यू थी जितने का एसेट बेचा। मैंने तुम्हें सिंपल ये बताया कि जी ₹1,00,000 का एसेट मैंने बेचा था, उसमें मुझे ₹10,000 का लॉस हो गया। 1,10,000 इस तरह सोचना है। एक जगह पे उसने लॉस गेन लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं दिखाया, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं बताया, कैरिंग वैल्यू का डेटा ये दे दिया कि हमने 4 साल पहले इसको खरीदा था, ये खरीदने के बाद हमने इतनी इतनी मेजर ओवरऑलिंग की थी और 4 साल हमने इसको इस्तेमाल किया है, जबकि इसकी यूजफुल लाइफ हमें उस वक्त लगता था 6 साल है। तो तुम क्या करोगे, डिवाइड बाय 6 इंटू 4, ये जो है वो डिप्रिशिएट हो चुका है, डिवाइड बाय 6 इंटू 2, ये तुम्हारी आज की कैरिंग वैल्यू। इस कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करोगे किससे, सेल प्रोसीड्स के साथ, और सेल प्रोसीड्स से कंपेयर करके गेन लॉस निकाल लोगे। मिसाल है वो पीएनएल नहीं देता, कैश फ्लो देता है, और कैश फ्लो में प्रोसीड्स कैलकुलेट करवाता है, तो अब वो तुम्हें क्या देगा, कैरिंग वैल्यू की डिटेल देगा कहीं छुपा के, और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल की डिटेल देगा कहीं छुपा के। इन दोनों को यूज करके क्या निकाल लोगे, प्रोसीड्स निकाल लोगे, सेल प्रोसीड, एसेट कितने का बेचा। इस तरह के छोटे छोटे, इसको कहते हैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। क्या कहते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। प्लॉजिबल का क्या मतलब है सर, जहां पे एक कनेक्शन बन सके। रिसीवेबल का कनेक्शन किसके साथ बनता है अमूमन, सेल्स के साथ, सेल्स के साथ। पेबल का सर इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेसेस, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। पेबल परचेस के साथ मेनली कनेक्टेड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री के साथ मेनली कनेक्टेड होती है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के साथ कनेक्टेड होती है, फाइनेंस कॉस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग या ओडी के साथ कनेक्टेड होती है। तो अमूमन इन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल करके आप इन बैलेंसेस पे पहुंचोगे। बाकी वर्किंग कैपिटल के 3 डेज के फॉर्मूले तो आपको याद ही हैं, रिसीवेबल डेज, पेबल डेज और इन्वेंट्री डेज। इन तीनों को भी ट्वीक करके अप डाउन करके हम रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंट्री के बैलेंसेस कैलकुलेट करने पे पहुंचते हैं। क्या ये बात समझ आती है, डज एवरीवन गेट इट। तो ये सर बजटिंग का आपका करने का तरीकाकार होना चाहिए। छोटे छोटे नंबर्स के रिलेशनशिप्स आपको समझ में आ गए, आप सवाल सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन पहले खाका जहन में होना चाहिए कि यार मुझे यहाँ पे करना क्या है, मोटी मोटी मुझे कितनी चीजें यहाँ पर चाहिए, कौन कौन सी चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए, कि ये चीजें अगर मुझे मिल गई तो मेरा बजटिंग का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया, फिर हर नंबर के पीछे आप बढ़ते गए। एक और बात, बजटिंग का सवाल जब तुम करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 80-90% आगे पहुंचते हैं, और 80-90% आगे पहुंचने के बाद आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट याद आती है जिससे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। उस वक्त उसको रीवर्क करने मत बैठ जाना। अगर तुम उस पूरे क्वेश्चन को रीडू करने बैठे ना, 2 मिनट होगी, एक और चीज जहन में आएगी, नहीं यार ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए। गया पूरा पेपर सिर्फ बजटिंग ही होगा, उसमें सिर्फ बजटिंग होगा। फिर भाई अगर इस तरह की चीज जहन में आ रही है ना, जितना समझ में आया कर दिया, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड। अब आप आगे बढ़ जाए। नहीं स्टेटमेंट नहीं, अरे भागते चोर की लंगोट सबर कर, आता हूं मेरी बात तो सुनो। आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए। अब जितना पेपर आसानी के साथ होता जा रहा है आप करते चले जाए।
अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बाकी पेपर किया और कहीं पे भी आपने एक्सेस टाइम नहीं दिया, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट वेरिएशन समझ आता है, बहुत ज्यादा आपने वक्त नहीं लगाया, मैं गारंटी दे सकता हूं आपके पास वक्त बचेगा एंड में, आपके पास बचेगा एंड में। अब आप आओ उस क्वेश्चन के ऊपर और खेलो उसके साथ। अब जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपको नंबर्स चेंज करने हैं, कैलकुलेशन चेंज करनी है, नाउ यू हैव गॉट ऑल द टाइम टू टेस्ट। अब आप करना चाहते हैं करें। मिसाल के तौर पे वक्त नहीं बचता तो जितना किया उसमें कुछ तो सही होगा, ये तो नहीं हो सकता कि पूरा ही गलत है। अगर पूरा गलत है तो फिर तो जायज है आपका वापस जाना, फिर तो जायज है ना भाई। अगर 20 नंबर का सवाल आदमी पूरा ही गलत करके आया, उसमें उसको 2 मिले हैं, तो एक पाव सिलेबस तो उसको आता नहीं है, तो फिर तो ड्यू बनता है कि यार ये वापसी आए। तो बहरहाल वहां पर इस तरह की सूरत हाल अगर क्रिएट हो जाती है, आगे बढ़ जाओ, जितना एग्जाम आता है करते चले जाओ। देखो, इट्स वन थिंग टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ शार्प स्टूडेंट, बट इट्स अनदर थिंग टू बी अ गुड एग्जामिनी। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट यू आर गुड एग्जामिनी। एग्जाम निकालने की टेक्निक्स और चीज है। मैं यकीन से बता रहा हूं, आज अगर मैं फाइनल के एग्जाम्स में बैठ जाऊंगा ना, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। हालांकि मुझे 2.5 साल हो चुके हैं फाइनल के पेपर्स को जो है वो पढ़ाते हुए, 2.5-3 साल, हाँ पढ़ाते हुए, उससे पहले ऑडिट कॉस्टिंग था। तो बहरहाल अगर आप मुझे भी आज पेपर्स में बिठा देंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं आपका वो जो हाइपरटेंशन होती है, वो जो फोकस होता है, वो मूव करता है, कहीं ना कहीं मूव करता है। तो इसके लिए आपने करना ये, कॉन्कर द इजियर पार्ट फर्स्ट, द इजीएस्ट पार्ट फर्स्ट। जो सबसे आसान है उसको पहले कॉन्कर करते चले जाओ। आप करते गए करते गए करते गए करते गए, अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। देखो एक बात याद रखना, clearing exam is not about clearing the exam, it's about how not to lose the exam। 50 नंबर ढूंढना है, हाँ लिखा हुआ है। ये मुशर्रफ की डेथ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा था। इलाज कराने के लिए, मौज करने के लिए क्या मिलता है? पाकिस्तान से बाहर। और जब मर जाते हैं तो अपना मुर्दा कहाँ भेजते हैं? पाकिस्तान की जमीन को आपका मुर्दा नहीं चाहिए। काम कर सकते हो तो रहो यहाँ पे, नहीं कर सकते तो फिर दफन भी वहीं पे हो। दुबई में क्या कब्र नहीं मिल सकती थी आप? यहाँ आके नमाज जनाजा पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब इलाज दुबई का अच्छा है, जब इलाज लंदन का अच्छा है, जब रहना सहना अमेरिका का अच्छा है, तो फिर आप वहीं पे मरे। यहाँ आने की क्या जरूरत है? जमीन भी फिर वहीं की अच्छी होगी। पाकिस्तान की जमीन में आपको अजाब कम थोड़ी आएगा अगर आना है तो ना सवाल जवाब कम हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा कम तो कोई नहीं। अगर कोई समंदर के अंदर मर जाए तो उसको अजाब वहीं आएगा। भाई देखो, ये सीधा कानून है, कहीं पर भी इंसान की डेथ होती है, इससे ये नहीं है कि फलां जगह अगर डेथ हो गई तो इससे कोई चेंज आ जाएगा उसके ट्रीटमेंट में, या जो उसके साथ बाद में होना है उसमें, चाहे वो बॉडी बर्न हो गई या कोई और मामला हो गया, कोई और सिचुएशन हो गई, जहां जिस हालत में इंसान दफन होता है या खत्म होता है, उसी हालत में उस पर अजाब आता है। खैर ये टॉपिक अलग है, हम इस पर कभी और चलेंगे। वो तुमने स्टेटमेंट का पूछा तो मैंने बता दिया। सवाल, देखो सबसे पहली बात, पेपर में तुम 20 मिनट पहले पहुंचो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, 20-25 मिनट पहले पहुंचो। ये बाहर खड़े रहना ना सुबह सुबह के टाइम पे, ये बहुत टेंशन देता है। ये तुम लोगों को दोपहर में तो कोई पेपर नहीं होता ना, दोपहर में नहीं होता, सुबह ही होता है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, आप जल्दी बेशक पहुंचे, 7:30 बजे, 7:15 बजे, 7:45 बजे आप पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे, लेकिन उस क्राउड में ना खड़े रहें, उस क्राउड में ना खड़े रहें। जो भी आपका सेंटर है वहां आप जल्दी पहुंचे। मिसाल है कोई पंक्चर हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, कुछ तरह की चीज हो जाती है, तो आप लेट पहुंचे, ये गलत मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। आधे घंटे से ज्यादा लेट हो गए, पेपर में भी नहीं बैठ सकते। तो पेपर में आप टाइम पे पहुंचे, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। लेकिन अच्छा आप चेंज हो गया हो, तो मेरे टाइम पे ये था कि भाई 30 मिनट से ज्यादा कोई लेट हो गया है क्या, पहले अलाउ नहीं करते थे उसको। क्या वो एक अलग सर्कमस्टांस है, वो कंसिडर करते हैं नहीं करते, वो आपकी शक्ल बताएगी इमरजेंसी थी या नहीं थी। अब हाथ वाथ छोड़ के आदमी थोड़ी जाएगा, टांग टूट गई, कुछ हो गया, नॉर्मली नहीं अलाउ करते थे मेरे टाइम में, मुझे आपका नहीं पता। लेकिन जल्दी पहुंचना एक अच्छा बहरहाल आपके लिए जो फैक्टर होता है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा पहले पहुंच जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि 60-70% लोग बाइक वगैरह पे आ रहे होते हैं। अब वो पंक्चर हो गई, कुछ हो गई, बेचारा एग्जाम वाले दिन सुबह हाथ से घसीट रहे, तो 15 मिनट तो हो उसके पास एक्स्ट्रा, 15-20 मिनट तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। पहुंचने के बाद अगर आपको वाकई कुछ डिस्कस करना है ना, तो आपको वो लोग पता होने चाहिए जिनसे डिस्कस करना है। कि यार ये 2-3-4 लोग हैं स्पेसिफिक, ये हेल्प कर देंगे
या इनसे मैं कुछ ऐसा पूछ लूंगा। अब आप 40 आदमी में जाके वहां बैठ जाते हैं, सारे के सारे मिले, वो टेंशन ही बढ़ रही होती है। वो ये रिवाइज कर रहा है, चल मैं भी ये देख लेता हूँ, वो फलाना रिवाइज कर रहा है, मैं भी ये देख लेता हूँ। नहीं, आपको पता है आपको क्या चीज रिवाइज करनी है, क्या चीज देखनी है। आधा घंटा पहले, कितने बजे शुरू होता है एग्जाम तुम्हारा? 9 बजे। 8:30 बजे इन दी सेंटर, आप अपने सेंटर में चले जाएं 8:30 बजे। बॉडी के टेम्परामेंट को डाउन होने में या नॉर्मलाइज होने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। किसी हाइपरटेंशन से, किसी टेंशन से आपने बाहर आना है ना, 20-25 मिनट में आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होती है। आप वहां अंदर आ जाएं और एक चीज अपने आप से तहैया कर लें, मैं पहली बार ये एग्जाम देने नहीं आया, आखिरी बार आया। मुझे वो रास्ते ढूंढने हैं जहां मुझे मार्क्स मिलेंगे, मुझे वो सिचुएशंस देखनी है जहां मैं इजीली सिक्योर कर सकता हूं अपने मार्क्स। और आप उसको जो है वो शुरू करें गेज करना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करते करते जो आता जा रहा है करते जाएं। अप्रोच ये होनी चाहिए, इट्स नॉट अबाउट पासिंग द एग्जाम, इट्स अबाउट हाउ नॉट टू लूज द एग्जाम। थोड़े थोड़े मार्क्स गैदर करते चले जाएं। एक सवाल आया, मुश्किल आया, ठीक है, कुछ नया पढ़ सकते हो, अभी रजिस्टर खोल सकते हो, किताब खोल सकते हो। क्या करोगे खुद से लड़के, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। भाई जितना आ रहा है वो तो कर दे, जितना समझ में आ रहा है वो तो कर दो। नहीं, छपाई तो नहीं कर सकते यार ICAP के एग्जाम में। चलो अगर इस तरह से होता है तो मैंने कभी अपने ICAP के एग्जाम में तो ये नहीं किया। हाँ, इंटर में करते थे, ABCD इस तरह करते थे। अब तो बहरहाल MCQ का सीक्वेंस भी चेंज होता है मेरा ख्याल है, 4-5 किस्म के पेपर बनते हैं। हाँ नहीं, जिस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उतने मिलेंगे यार। अब तुमने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, वो 12 नंबर का है, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, वो 20 नंबर का है, तो वो 20 की जगह उसमें 25 तो नहीं दे देगा। तुम सवाल जहां कर रहे हो उसके मार्क्स वहां मिलेंगे ना मियाँ। ये मैं अभी कल ही जाता हूँ पूछने के लिए। मैं तू पेपर पास कैसे करना है ये पूछ, कॉपी पे लड़ाई अलग क्यों दे रहे, साथ में क्यों दे रहे? तो इसको ले जाके क्या करूंगा मैं क्या बारे मेरी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करेंगे। हाँ, उनसे पूछो ना सवाल, शुरू हो सर मतलब क्या आप ये क्यों दे रहे हैं सर? उनसे पूछो, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, वो शायद बाइफिकेशन के लिए करेंगे, सेक्शन A के चेकर्स कोई और होंगे, B के कोई और होंगे, या सेक्शन A ऑटोमेटेड चेक हो रहा होगा, B अलग तरीके से हो रहा होगा। हर क्वेश्चन मेरे ख्याल अलग चेक होता है या कुछ इस तरह से होता है। बहरहाल कुछ भी होता है, आदमी पास हो जाता है एंड में अगर वो सही करके आए। तो यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने मार्क्स को ढूंढें। थ्योरी के पर्सपेक्टिव में भी जितना समझ में आ रहा है राइट ट्रैक पर 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप उसको लिख लें। बिल्कुल ही तुक्का लगाने के बजाय अगर वक्त है, टाइम दे सकते हो तो बाकी कर लो, फिर उसके बाद आगे रिविजिट कर लेना इसको, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अच्छा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एक चीज मुझे बहुत हेल्प करती थी, मैं अपनी आंसर कॉपी जो होती है उसको बिल्कुल बैक पे जो एक आखिरी पेज होता है उसके ऊपर पेंसिल से छोटे छोटे पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था। जैसे मैंने सिनेरियो पढ़ा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, 2 वर्ड्स में लिख लिया, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग कहते हैं इसको। आपने छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स लिखे, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, एक खाका बन जाता है कि सवाल में वो कह क्या रहा है। फिर आपने रिक्वायरमेंट को अच्छे से देखा कि वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई, डिस्कस, जस्टिफाई, क्या बात कर रहा है, उस हिसाब से फिर अपने आंसर को आपने अटेम्प्ट करना शुरू करना है उसी डायरेक्शन के अंदर, और जो वो पूछ रहा है सवाल में उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता आपने आंसर देना है। ये नहीं कि आप अपनी ही कहानी सुना रहे हैं कि जी ये होता था, ऐसे होता था, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, चारों की डिटेल है, नहीं, उस सिचुएशन पे कौन सा अप्लाई हो रहा है उस सिचुएशन पे देखना। मिसाल के तौर पे पेस्टल का सवाल आता है, आपने ढूंढ लिया लीगल एनवायरनमेंट पे कोई डिटेल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो यकीनन उसके मार्क्स भी नहीं होंगे। अब आप बाकी 5 चीजों को कवर करें, आगे बढ़े, नहीं लीगल एनवायरनमेंट पे जबरदस्ती एक क्वेश्चन डाल देना है कि हम अज्यूम करते हैं कंपनी का टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होगा इसलिए लीगल एनवायरनमेंट अच्छा, नहीं ऐसे नहीं। तो आपने एग्जैक्ट सिनेरियो को समझना है, ये किस चीज से आया है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद हम इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे। कैलकुलेशन वाली चीज के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, अगर आधा गलत भी हो गया, जितना सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। सजेस्टेड आंसर में देखो, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि 0% इंफॉर्मेशन है और उसने अज्यूम करके लिख दिया।
कॉपी का बोलना जो पढ़ना उसने ना ये जो फाइल और नॉर्मलाइजेशन वगैरह थे ना वो चीजें उसने अज्यूम करके लिखी थी 2-3 नंबर का वो सवाल था उसने पूरा ये भरा। अच्छा, बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। थोड़ी बहुत भी थी तो वहां से थॉट प्रोसेस बन सकता है ना। एक एवरेज का सवाल आता है और इसमें सर 3-4 लाइनों में 12 नंबर का था और टैक्स 7 लिखा हुआ था तो उसमें लिख दिया कि कंपनी अच्छी है टैक्स चुराती हुई ये वो मतलब हाँ, टैक्स हेवन से तो ये बात समझ में आती है, जिसकी टैक्स हेवन की अंडरस्टैंडिंग है वो ये समझ सकता है। हाँ चलो ये भी बात सही है, ऑडिट की वर्कशॉप नहीं, बात तो सही कर रहा है। नहीं इतवार को होगी ना वर्कशॉप, इतवार को होगी वर्कशॉप, उसमें पूछ लेना। लेकिन बहरहाल अगर वो थोड़ी बहुत हिंट दे रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई डेवलप हो रही है तो आप उसके हवाले से लिख सकते हैं। बिल्कुल ही जीरो इन्फॉर्मेशन है और उस वक्त आप पैनिक में कोई गलत चीज अज्यूम करने से बेहतर है उसको छेड़े ही नहीं उस पॉइंट को, अगर उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल जनरल अप्रोच आपकी उस चीज को लेकर जो है वो ये होनी चाहिए। सो बहरहाल कहीं पे अगर ऐसा लगे बजटिंग के सवाल में, बजटिंग पे वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें एक क्वेश्चन भी करना है, कहीं पर आपको बजटिंग के सवाल में अगर ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल कराऊंगा, बजटिंग के सवाल में आपने अगर कहीं पर ऐसा देखा कि भाई ऐसी कोई वर्किंग हुई, अगर बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ जाएं, बाकी एग्जाम अपना सॉल्व करें, फिर उसके बाद आ जाइएगा इसको रिविजिट करने के लिए। डू वी गेट इट एवरीबॉडी? अब आ जाओ इसकी। हाँ वैक के लिए क्या रखेंगे, सिर्फ वैक के लिए सिर्फ सोचता हूँ, चलो अरे पापा की परी फिर से आ गई। कह रही है सर करण अर्जुन कब आएंगे, ये पूछ रहे हैं सर करण अर्जुन कब आएंगे, जब ये घर जाएंगे। चलें जी सवाल पढ़ते हैं बजटिंग का। एक्चुअली ये घर जाएंगे तो वो जाएंगे। चलें जी अब आ जाएं बजटिंग के सवाल के ऊपर। कैश बजट के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वीन ज्वेल्स के नाम से, नजर आ रहा है सबको? सर क्वीन ज्वेल्स deals in imitated ornaments and operates its business online through a web portal. Orders are received through the website and dispatched through a courier. कंपनी क्या कर रही है जी? सर कंपनी ऑनलाइन काम कर रही है, ई कॉमर्स बेस्ड ब्रांड है, ज्वेलरी गालिबन ये सेल करते हैं, इनके ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन, फिर ये डिस्पैच कर देते हैं कोरियर से। सर नॉर्मली ऑनलाइन के अंदर पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? रिक्वायर्ड में देखो कैश बजट बनाने की बात कर रहा है। सर 2-3 तरीके होते हैं, एक सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी, और एक कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है। कार्ड के थ्रू भी कोई चाहे तो पेमेंट कर सकता है, ऐसा ही है। कभी कभी शुरू के दिनों में ऐसा होता था कार्ड से पेमेंट हुई, राइडर को नजर आ गया जी कार्ड से पेमेंट हुई है, राइडर जो है ऑर्डर लेके शॉर्ट। शुरू में ये बहुत मसला हुआ था जब नया नया कार्ड का सिस्टम आया था, फिर आहिस्ते आहिस्ते ट्रस्ट डेवलप हुआ, चीजें हुई। तो बहरहाल ये 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे भी देखो ये 2 तरीके बताए हुए हैं। द मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स आर एज फॉलोज, कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय द कोरियर एंड एडवांस पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। ये 2 चीजें हैं हमारे पास। बजटिंग का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वीन ज्वेल्स के नाम से, सही है। सर 2 मोड ऑफ पेमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, सही है। एक है कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय द कोरियर एंड एडवांस पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। ये कोरियर की भी टीसीएस वगैरह की कंपनीज होती हैं जो नॉर्मली इस तरह का आपको सर्विस दे रही होती है। सर टीसीएस आपको पैसे कब देता है? जिस दिन कलेक्ट होते हैं उसी दिन दे देता है? नहीं सर, आपका हफ्ते हफ्ते की क्लियरेंस या महीने महीने की क्लियरेंस चल रही होती है। कि भी किसी करीम के ड्राइवर या उबर के ड्राइवर से पूछो, इन ड्राइव के ड्राइवर से पूछो, जो कार्ड के थ्रू इनकी पेमेंट चली जाती है ना, एक तो कैश में मिल गई, सही है, लेकिन अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट चली जाती है तो फिर करीम शायद हफ्ते बाद उसको क्लियर करता है। हर हफ्ते आपका राउंड इस तरीके से चल रहा होता है। कभी आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, किसी ड्राइवर ने बोला होगा फोन पे कि साहब कैश में पेमेंट करेंगे या कार्ड में, तो आपने उसको बोला होगा कार्ड में, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाता, क्योंकि उसके पास शायद उसको फ्यूल के पैसे नहीं है। अगर आप राइड के बाद फ्यूल के पैसे यानी राइड के पैसे देंगे तो शायद वो उससे फ्यूल करवाएगा। क्या करीम में कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं ना आप? फूड पांडा में भी कर सकते हैं। नहीं बाइकिया में भी कार्ड का ऑप्शन होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, कार्ड का ऑप्शन नहीं है।
कार्ड है, कार्ड है तो वहां डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें एंटर कर लो। चलो चलो आ जाओ। कैश कलेक्टेड बाय द कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर एवरी 7 days। आ जाओ भाई, आखिरी सवाल है, क्यों किसी की जिंदगी का अजाब हुआ? कैश कलेक्टेड बाय द कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर एवरी 7 days। हर 7 दिन के बाद कैश आपका कोरियर सेलेक्ट होता है। यानी सर अगर 1 महीने की मेरी सेल हो रही है तो इसके आखिरी 7 दिन की सेल के पैसे मुझे कब मिल रहे होंगे? अगले महीने। और सर इसी तरीके से जो मेरा साल का आखिरी महीना होगा उसके 7 दिन की पेमेंट मुझे कब मिल रही होगी? अगले साल जनवरी में मिल रही होगी। ठीक है, नीचे देखो मोटी मोटी सेल्स मुझे नजर भी आ रही हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून। सितंबर में सेल्स दी हुई है 4.6, फिर सेल्स ऑर्डर्स इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ दिया हुआ है। आगे आ जाएं। द कंपनीज चार्जेस, द कोरियर कंपनीज चार्जेस आर 300 पर ऑर्डर। जितने कोरियर कंपनी ऑर्डर्स लेती देती है 300 रुपए के हिसाब से चार्ज करती है, which are deducted on a monthly basis from the first payment due in the subsequent month। ठीक है, जो भी अगले महीने में आपकी पेमेंट आ रही होती है उस पेमेंट के अंदर ही कोरियर चार्जेस आपके क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं। यानी कि सर जो आखिरी 7 दिन के मेरे कोरियर होते हैं इसकी पेमेंट अगले महीने जाके जब आ रही होती है उसमें से डिडक्ट हो जाती है। सही। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 days। क्रेडिट कार्ड के केस में भी बैंक मुझे कब पेमेंट करता है? सर 7 दिन में। लेकिन जरा ऊपर देखो, कुछ एडवांस पेमेंट्स भी हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, हाई वैल्यू आइटम्स which represent 25% of the sales through credit cards are dispatched after 15 days of receipt of payment। All other dispatches are made immediately and delivered on the same day। यहां पर हो गई सर थोड़ी सी बात चेंज। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर 25% क्रेडिट कार्ड की सेल्स का, क्रेडिट कार्ड की सेल्स खुद कितनी है? 40%। तो सर 40% का 25% कितना हुआ? 40% का 25% कितना हुआ? 10%। ऐसा ही है 10%। यानी अगर सर मैं कुल सेल्स देखूं, मेरी सेल्स का अगर मैं 100% देखूं तो 90% ऐसा है जहां पर क्या होता है सर? 90% ऐसा है जो लो वैल्यू आइटम्स है या नॉर्मल लो या मॉडरेट वैल्यू आइटम्स है, लो या मॉडरेट वैल्यू आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है? यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी होती है सेम डे में, लेकिन इनके पैसे कब आते हैं? इनके पैसे 7 दिन बाद आते हैं। सही है, इधर होती है इमीडिएट डिलीवरी, जबकि यहाँ पे जो पेमेंट आती है वो 7 दिन बाद आती है। ठीक है सर, बाकी 10% में क्या होता है? सर ये है हाई वैल्यू आइटम्स, इनकी डिलीवरी कितने दिन में होती है? $15 days। लेकिन पेमेंट कब आती है? सर इमीडिएटली बैंक को आती है। आपको कब मिलती है वो पेमेंट? 7 दिन बाद। तो टेक्निकली कितने दिन हो गए डिफरेंशियल? सर पेमेंट आने के 7 दिन बाद आपको मिल रही है और आप डिलीवरी कर रहे हैं 15 दिन में, डिलीवरी से 8 दिन पहले मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? यानी पेमेंट मिलती है आपकी यहाँ पे इन 7 days। नेट आप कह सकते हैं कि सर 8 दिन ऐसे होते हैं जो 8 दिन हमें एडवांस में पेमेंट मिल जाती है। समझ में आ रही है? इन 8 days एडवांस ऑफ द डिलीवरी। सर ये 8 कहां से आया? 15 दिन आपने बोला आप करते हैं, 7 दिन बैंक ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 days। 7 दिन कौन ले लेता है सर? यहाँ पे बैंक ले लेता है। अब देखो ये छोटे छोटे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं चीजें लिखता जा रहा हूं ना, जिससे थोड़ी क्लैरिटी आती जाए कि बात हो क्या रही है। अब देखो सेल्स का मोटा मोटा मैंने 2 रेशोज बना लिए सर, इनकी सबकी ट्रीटमेंट सेम है, चाहे ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या कोरियर के थ्रू हो। सिर्फ कोरियर में फर्क ये है कि कोरियर के चार्जेस डिडक्ट होके आएंगे, बैंक के कोई चार्जेस मुझे अभी तक डिडक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। और एक बड़ी बाइफिकेशन हो गई 10% वाली। 10% के अंदर केस ये होगा कि इनकी पेमेंट पहले आएगी, डिलीवरी बाद में होगी। और टेक्निकली यहां पर आपके पास 90% वाले केस के अंदर इनकी डिलीवरी पहले होगी, पेमेंट उसके 7 दिन बाद आएगी। 7 दिन बाद आएगी। यानी इनकी सेल्स अगर सितंबर में हो रही है आखिरी 7 दिन की, तो उसकी पेमेंट कब आएगी? कब आएगी उसकी पेमेंट? सर अगले महीने अक्टूबर में। सही है ना?
भाई अगर सितंबर के आखिरी 7 दिन में कोई सेल्स हो रही है 90% की हद तक, तो उसकी पेमेंट कब आएगी? अक्टूबर के शुरू के 7 दिनों में। लेकिन सर हाई वैल्यू आइटम्स के केस में सर उसकी डिलीवरी से 8 दिन पहले पेमेंट आएगी, यानी वो डिलीवरीज जो आप अक्टूबर के शुरू के 8 दिन में कर रहे होंगे, टेक्निकली उसके पैसे आपके पास कब आएंगे? यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ऑल राइट। आगे क्या कहते हैं? ऑल अदर डिस्पैचेस आर, ठीक है ये तो हो गई बात। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर? अगर 130 रुपए की सेल है तो उसमें 100 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 130 रुपए सेल्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन्होंने सेल्स के नंबर्स दिए हुए हैं, बिल्कुल सर दिए हुए हैं। सेल्स ऑर्डर्स के नंबर दिए हुए हैं, बिल्कुल सर दिए हुए हैं। मेरे पास प्रोजेक्टेड आ रहा है सेल्स 4.6 मिलियन सितंबर की दी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सेल्स ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास 400, 450, 470, 490, 520। हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज्ड ऑन रिसीट ऑफ द ऑर्डर। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप हाई वैल्यू आइटम्स परचेस करते हैं, वरना नहीं करते। स्टॉक लेवल ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन्ड एट 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाई वैल्यू की हम कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करते, बाकी जो प्रोजेक्टेड सेल होती है उसके 25% तक स्टॉक मेंटेन करते हैं एज अ क्लोजिंग। यानी अगर मुझे दिसंबर के महीने में 1 मिलियन की सेल करनी है, लो या मॉडरेट की 1 मिलियन की, तो नवंबर के एंड में बस कितना स्टॉक होगा सर? 2.5 लाख का स्टॉक होगा। और वो 2.5 लाख सेल्स वैल्यू है, मैं 2.5 लाख को डिवाइड बाय 1.3 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? उसकी कॉस्ट आ जाएगी। डू वी गेट इट एवरीबॉडी? उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है सर हमारे पास 40% ऑफ ऑल परचेसेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। तमाम परचेसेस का 40% आपके पास जो है वो सेम मंथ में पे होता है, जबकि बैलेंस नेक्स्ट मंथ में पे होता है। परचेसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटेड टू 3.2 मिलियन। Selling and admin expenses are estimated at rupees 50 million per annum and include depreciation of tangible and amortization of intangible assets amounting to 8 million and 2 million. Sir, total expenses कितने हैं selling admin मिला के? 50। इसमें से depreciation कितना है? सर depreciation माइनस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्या जरूरत है, क्यों माइनस करें? सर नॉन कैश है, एग्जामिनर इस्तगफार पड़ेगा अगर आप क्या करेंगे, depreciation को पे करा देंगे। depreciation माइनस करें पहले। कितना depreciation है टोटल? 8 और 2 10। अमोर्टाइजेशन भी है, सही ना? इग्नोर कर दो, कोई मसला नहीं है, इग्नोर करना चाहिए। 50 मिलियन में इंक्लूडेड है, लेस कर दो, कितना बचेगा? 40। ये 40 पूरे साल का है? पूरे साल का है। एक क्वार्टर का कितना हुआ? 10 मिलियन हुआ। 10 मिलियन हुआ। बनती है, सेंस बनता है बात का? आगे आ जाए। इसकी पेमेंट, हाँ इसकी पेमेंट फॉरन हो रही है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट सितंबर 30 अमाउंटिंग टू 5.5 मिलियन। ये ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है, जो भी नेट कैश आ रहा है हम इसमें एडजस्ट करके क्लोजिंग कैश निकाल लेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं परचेजेस एंड सेल्स अकर इवनली थ्रू आउट द क्वार्टर, यानी किसी साल महीने में ज्यादा किसी में कम, ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह की लाइन लिखी हुई हो तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है कि मुझे मंथ वाइज नहीं बनाना, मैं पूरे क्वार्टर का एक साथ भी मिला के जो है वो बना सकता हूँ। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ QJ फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। यानी सर मुझे यहाँ पे चाहिए क्या क्या? क्वार्टर दिसंबर में क्या क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने। सितंबर और जनवरी का डेटा क्यों दिया हुआ है सर? ताकि वो 7-8 दिन की जो एडजस्टमेंट है वो आप कर लो। सितंबर की 7 दिन की सेल्स यहाँ पर अक्टूबर में आ रही होंगी और दिसंबर की 7 दिन की सेल्स जनवरी में जा रही होंगी। फिर जनवरी की कुछ ऑर्डर्स होंगे एडवांस, जो यहाँ पे आपके पास पेमेंट आ रही होगी 8 दिन के पर्सपेक्टिव से। ऐसा ही सेल तो आपकी डिलीवरी पे ही उसको जो है वो माना जाएगा, उससे पहले वो एडवांस पेमेंट हो जाएगी। एक मुझे सेल्स में 2 बाइफिकेशन चाहिए, रिसीट फ्रॉम नॉर्मल आइटम्स एंड रिसीट फ्रॉम हाई वैल्यू आइटम्स। ये 2 मुझे सेल्स में चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं तो सर मैं सप्लायर को कितनी पेमेंट कर रहा हूं, मैं एक्सपेंसेस की कितनी पेमेंट कर रहा हूं, ये 2 आइटम्स प्राइमरीली मेरे पास होंगे। यानी अगर मैं ब्रॉडली अगर इसका खाका बनाने जाऊं तो सर मेरा नेट कैश यहां पे डिपेंड करेगा किन चीजों पे? एक सेल्स पे और दूसरा पेमेंट्स पे। सर अगर रिसीट्स की बात करूं तो फिर 2 बाइफिकेशन आएंगी, कौन कौन सी? नॉर्मल और हाई वैल्यू। और फिर अगर पेमेंट्स की बात करूं तो क्या क्या आएगा सर? परचेसेस, या आप कह लो सप्लायर को कितनी पेमेंट करोगे, और दूसरी
एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस की पेमेंट आ जाएगी। इन चारों को हम अगर यहाँ कंप्यूट कर लें तो चारों को कंप्यूट करके हमारे पास नेट कैश का नंबर हमारे पास जो है वो बन जाएगा। ऐसा ही है। तो सर हम यहाँ पे कर सकते हैं क्वीन ज्वेल्स के अंदर बजटेड कैश फ्लो फॉर Q4। अग्री करते हो? ऐसा ही है। Q4 का बजट हमारे पास इस तरीके से निकलेगा। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले रिसीट की अगर हम बात करें तो रिसीट में हमारे पास कैलकुलेशन क्या क्या होनी चाहिए। सर रिसीट के अंदर देखें उसने हमें क्या क्या बताया हुआ है। उसने हमें ये बताया हुआ है कि सर सितंबर की सेल्स कितनी है। उसने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास नेक्स्ट मंथ जनवरी की सेल्स कितनी है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? सबसे पहले मैं निकालता हूं कलेक्शन यानी कि रिसीट फ्रॉम नॉर्मल आइटम सेल्स। ये है ना मेरा पहला एजेंडा। नॉर्मल आइटम्स की रिसीट्स कितनी है सबसे पहले ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। receipt from sales of normal items। सर मेरे नॉर्मल आइटम से सेल्स कितनी आ रही है सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कंप्यूट करूंगा। क्या क्या होना चाहिए? सर क्या सितंबर के महीने में जो सेल्स हुई हैं उसकी रिसीट अक्टूबर में आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। सर सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूं 7 days सेल्स ऑफ सितंबर रिसीव्ड इन अक्टूबर। रिसीव्ड इन अक्टूबर। सर इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? क्या कैलकुलेट करेंगे सर हम इसको? मेरे पास 4600 की है सेल्स, इसको डिवाइड बाय 30 कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 90%। 90% क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मल आइटम की सेल्स कितनी है? एक दफा ये बेसिक वर्क हो गया ना, अब जिंदगी आसान हो जाएगी। 90% मैं निकाल चुका हूं कि मुझे पता है मेरी नॉर्मल सेल्स टोटल की कितनी है। सर सेल्स को दो में तोड़ो, 60% कितनी है सीओडी, 40% कितनी है क्रेडिट कार्ड। इस 40 का 25% क्या है? हाई वैल्यू। हाई वैल्यू के अंदर क्या 7 दिन बाद पैसे मिलते हैं? नहीं सर, डिलीवरी से 8 दिन पहले मिलते हैं। डिलीवरी से 8 दिन पहले मिलते हैं। अगर कंफ्यूज कर रहा है ना ये फॉर्मूला तो इसको ऐसे कर लो, 4600 मल्टीप्लाई बाय 90% डिवाइडेड बाय 30 इंटू 7, 60%। अग्रीड। किसके पास है वो? कोरियर कंपनी के पास। कोरियर कंपनी कितने दिन में पेमेंट कर रही है? वो भी 7 days में कर रही है सर। बेसिक फाउंडेशन ने यहीं पे ये बना ली थी। हाँ ये तो सर 60% है ना, एडवांस की केस की खाली आप बात कर रहे हो या भाई तुम दोनों ले लो, कैश ऑन डिलीवरी ले लो या तुम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ले लो, दो ही सेल्स है ना। कितना प्रोपोर्शन है दोनों का? 60-40, 100 हो गया कंप्लीट। इसके अलावा किसी और किस्म की सेल है? किसी और किस्म की नहीं है। 60% क्या है? क्रेडिट। 60% क्या है? सीओडी। 40% क्या है? एडवांस। दोनों केसेस के अंदर तुम्हें पैसे कब मिल रहे हैं? अमाउंट मिलने के 7 दिन बाद। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है? हाई वैल्यू। हाई वैल्यू में पैसे कब मिल रहे हैं? सर सेल से 8 दिन पहले। सेल से 8 दिन पहले। कैसे? सर आ तो वो सेल से 15 दिन पहले रहे हैं लेकिन बैंक 7 दिन ले रहा है। मेरे पास कब आ रहे हैं? 8 दिन के अंदर। मैं अपने कैश बजट में बैंक का कैश दिखाऊं या अपना दिखाऊं? अपना दिखाऊं। ठीक है, यानी तुम इतना अग्री कर गए कि सर हाई वैल्यू एक्सेप्शन है, बाकी सब 7 दिन में आ रहा है। अग्रीड। अब हाई वैल्यू की परसेंटेज कितनी है? 40 का 25 है। 40 का 25 मल्टीप्लाई तो करो 10%। तो 10% सेल ऐसी है जो 8 दिन पहले मिल रहे हैं पैसे, बाकी 90% सेल ऐसी है जिसको पैसे 7 दिन के बाद मिल रहे हैं। यानी सितंबर के 7 दिन ऐसे होंगे जो रिकवर कब हुए होंगे? अक्टूबर में रिकवर। दोनों को एक साथ कर दो। ठीक है, अब आ जाओ कितना अमाउंट बनता है यहाँ पे? 966। सर इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा? दिसंबर की कुछ सेल होगी, वो कहां जाएगी? सर दिसंबर की सेल होगी, वो कहां जाएगी? जनवरी में। 7 days sales of December received in जनवरी। तो सर अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में मेरी सेल है कितनी? सर सवाल मुझे बता रहा है, सॉरी दिसंबर में मेरी सेल है कितनी? 5800। ठीक है, 5800 दिसंबर में मेरी सेल है। तो 5800 मल्टीप्लाई बाय 90%
डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 7। ये कलेक्शन माइनस हो जानी चाहिए। कितनी है? 1218। इन दोनों के अलावा क्या है बाकी? सर बाकी सब नॉर्मल है। सेल्स फॉर द क्वार्टर, एज सिंपल एज दैट। सर अगर मैं सेल्स फॉर द क्वार्टर की बात करूं, मेरे पास 3 नंबर क्या है? 5000 है। 5000 के साथ मेरे पास फिर 4200 है और 5800 है जी। तो इसको अभी नहीं अकाउंट फॉर किया है, उसकी भी मैंने वर्किंग की ही कहाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। ये देखो ना, 4 चीजें बताई हैं भाई। नॉर्मल की रिसीट, हाई वैल्यू की रिसीट, परचेसेस की पेमेंट, एक्सपेंसेस की पेमेंट। अभी तो हम सिर्फ पहले स्टेज पर हैं। खाका बना लिया हमने कि यार ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी। अब बारी बारी सोच रहे हैं इसके ऊपर। बजटिंग के क्वेश्चन में जीत ये है कि तुम उसको ब्रेक कर दो छोटे 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 बिट्स में, तुम नंबर्स तक पहुंच जाओगे। पहले मुझे बताओ क्वार्टर की सेल्स है कितनी? 15,000, 1500। 15,000 तो ये मिलके भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है, पूरा बन रहा है। सर कितने हो जाएंगे? 15,000, 13,500 आ रहे हैं। जी जी पूछें। नहीं नहीं भाई नहीं उड़ाऊंगा मजाक। दिसंबर में वो तुम्हारी बात सही है। देखो अगर 31 और 30 में घूमने जाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर तुम्हारे इस पे कभी मार्क्स नहीं काटेगा कि तुम 3 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हो और तुम दिसंबर। चलो अगर कोई कर लेता है गुड टू हैव है, लेकिन अगर नहीं करता आई गारंटी यू तुम्हारे इस पे मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 महीने के 30 दिन अज्यूम करो, 30 दिन अज्यूम करके चल लो, मतलब बहुत सवाल में खिचड़ी पक जाएगी कि यार इस महीने में इतने, इस महीने में इतने, इस महीने में इतने, और फिर बैठ के गिनना फरवरी है तो 29 वाला है या 28 वाला है, वो एक अलग कंफ्यूजन है। 8 की जगह 7 है तो 15 की जगह 14 होता है, हम 20 22 भी चल सकते हैं। सॉरी बोलो 1 मिनट, कहाँ पे 8 की जगह? इधर क्या होता? 8 की जगह 7 दिन अगर होते हैं, हाँ अगर 15 की जगह 14 दिन होते हैं तो हम 20 भी चल सकते हैं। जिसको अभी डेज में कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ये केस ही एडवांस का है। इसमें पेमेंट तो अगले महीने की पिछले महीने में मिल रही है। तो ठीक है, डेज में कर रहे हैं ना, डेज में कैलकुलेशन। हाँ टेक्निकली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वीकली करें तो डिवाइड बाय 4 कर लेना, कर सकते हैं। लेकिन वो बहरहाल फिर ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी जो तुम दिन देखो ना, स्टैंडर्ड 28 दिन 4 हफ्ते में बनते हैं, ये 30 दिन है, तो ऑलरेडी तुम्हारा 5% का फर्क आ जाएगा या 2-3% का फर्क आ जाएगा। लेकिन बहरहाल जो महीने के दिन है उसको तुम 30 अज्यूम कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सर इसी तरीके से मेरी रिसीट क्या हो जाएगी? फ्रॉम रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ कौन से आइटम्स? हाई वैल्यू आइटम्स। सर यहां पे भी सिंपल, आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर 8 दिन की अक्टूबर की सेल ऐसी होगी जो कब मिली होगी? सितंबर में मिली होगी, क्योंकि एडवांस में जा रहा है ना, तो ये मामला पीछे। 8 दिन की अक्टूबर की सेल ऐसी है जो सितंबर में, लेकिन इसी तरीके से 8 दिन जनवरी की सेल है जो कब रिसीव हुई होगी? दिसंबर में से रिसीव हुई होगी। ठीक है, तो यहां पे सर मेरा जो केस है वो एडवांस वाला है। ठीक है सर, यहां पे हम क्या करेंगे? 8 डेज सेल्स इन अक्टूबर रिसीव्ड इन सितंबर। सर ये कब मिला है? सितंबर में। सर मेरी अक्टूबर की सेल्स कितनी है? 5,000 है। 5,000 का 10% ले लूं? बिल्कुल सर 10% ले लें, डिवाइड बाय करेंगे 30, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 8, कितना हो गया? इसको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए? सर माइनस, क्योंकि सेल्स के हिसाब से हम इसको ऐड कर लेंगे। पूछो माइनस कितना आ रहा है? 133 कर लेते हैं, 0.3 को छोड़ दो। सर इसी तरीके से 8 डेज सेल्स होंगी किसकी? जनवरी की। सर ये रिसीव कब होंगी? दिसंबर में रिसीव होंगी। सर सर अगर मैं जनवरी की सेल्स की बात करूं तो जनवरी की सेल्स मेरे पास कितनी है? 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10%,
डिवाइड बाय 30 इंटू 8 कितना हो गया 160। ये आपको कलेक्शन अभी होगी। अभी कैश बेसिस पे सोचो, सेल्स कब की कौन सी है ये मत सोचो। तुम कैश बजट बना रहे हो या पीएनएल बना रहे हो? सर अगर पीएनएल होता ना तो कोई मसला ही नहीं था, बेशक आपने पैसे अभी कलेक्ट किए, आप जनवरी में सेल्स ले जाते, या आपको प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सेल्स दी हुई है, आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। और सर नॉर्मल सेल्स अगर हम बात करें, सेल्स फॉर द क्वार्टर, तो सर तीनों क्वार्टर की सेल्स यहां पे ले लें 5000 प्लस 4200 प्लस 5800 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट हो गया सर? 10%। कितना बन जाता है? 1500, 15,000, 4,000। अच्छा ये 15,000 है टोटल सम इसका, ठीक है 1500, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 1500 हो गया। कुल मिला के अगर मैं टोटल करता हूं दोनों का, तो सर मेरी रिसीट का टोटल कितना बन जाता है? आराम से इसका टोटल कर लो। अब हमें इसके अलावा जो डिटेल्स दी हुई है वो किसकी दी हुई है? वो सर कोरियर चार्जेस की दी हुई है और हमारे पास पेमेंट्स की दी हुई है। ये दो तीन चीजें हमें कंप्यूटर 14,775। सर यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर एक और चीज भी है मेरे पास, कोरियर चार्जेस, ठीक है। ये मेरी आ गई ग्रॉस रिसीट फ्रॉम हाई वैल्यू एंड नॉर्मल सेल्स। हाँ बाराम पूछो, तुम क्या पूछते हो? टेन में और 90 में सेल्स क्यों नहीं ले रहे पूरी? हाँ अच्छा, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम वैसे टोटल करते हो तो 15,000 आता है? नहीं आता, 14,775 आता है। ये जो नंबर आया हुआ अभी यहाँ पे वो कितना है? 14,775। मेरी बात सुनना, देखो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती, बहुत आसान होती है अगर मैं यहाँ पे दो चीजें कर लेता सर। ये क्वार्टर की सेल्स, सेल्स फॉर द क्वार्टर, और ये क्वार्टर की सेल्स, सेल्स फॉर द क्वार्टर, जिंदगी आसान होती। इन तीनों की सेल्स को ऐड करो, 90% यहाँ फॉल करा दिया, इन तीनों की सेल्स को ऐड करो, 10% यहाँ फॉल करा दिया, 15,000 पूरा अकाउंट फॉर हो गया। अब मुझे करनी है यहाँ पे छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स, सिंपल एडजस्टमेंट्स करनी है। वो क्या सर? दो अलग अलग केसेस हैं मेरे पास। नॉर्मल सेल्स के केस में 7 दिन लैगिंग के साथ पेमेंट आ रही है, और हाई वैल्यू आइटम्स के केस में 8 दिन लीडिंग के साथ पेमेंट आ रही है। यानी जो इस महीने की सेल है उसकी पेमेंट पिछले महीने में फॉल कर रही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं एडजस्टमेंट्स नहीं लेता, अगर नहीं अकाउंट फॉर करता, तो इस 15,000 के अंदर ये 13,500 और ये 1,500, इस 15,000 के अंदर क्या वो इरेगुलरिटीज नहीं शामिल? नहीं शामिल इरेगुलरिटीज। इसको ऐसे ही जाना चाहिए 1500 को, 15,000 को। तुम्हें 15,000 मिलेंगे? खुद से सोचो। अब तुम कैश बजट बना रहे हो, पीएनएल नहीं बना रहे। तुम्हारा कंपनी का सीईओ पूछ रहा है कितनी कलेक्शन होगी इन 3 महीनों के अंदर, तुमने बोल दिया 15,000 होगी। 15,000 होगी एक्चुअल में? नहीं सर, कुछ कलेक्शन है सितंबर की जो अक्टूबर में हुई है, कुछ दिसंबर की है जनवरी में होगी नॉर्मल सेल्स के केस में, कुछ कलेक्शन है अक्टूबर की जो ऑलरेडी सितंबर में हो चुकी है, और कुछ कलेक्शन है जनवरी की जो दिसंबर में होगी। इन दोनों 4 चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल है सर, ये 4 चीजें एडजस्ट हुई हैं। 1 2 3 4, एज सिंपल एज दैट। समझ में आती है बात? डू वी गेट इट? ठीक है। अब सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं, कैलकुलेट करें। सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ही फोकस करना। जिन्होंने घर वालों को टाइम दिया हुआ है, कोई पिक करने आएगा, आप इंतजार ना करवाइएगा। रिकॉर्डिंग में बेशक बाकी सोल्यूशन देखना हो देख लीजिएगा। जो वेले मेरी तरह खुद जाएंगे घर पे, वो बैठे रहें यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं। भाई थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ। रिसीट की वर्किंग सबको समझ में आ गई? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या वर्किंग होगी? सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 महीने के लैग के साथ आ रहे हैं, यानी सितंबर के ऑर्डर चार्जेस कब डिडक्ट हो रहे हैं? अक्टूबर की पेमेंट में। अक्टूबर के ऑर्डर चार्जेस नवंबर में। नवंबर के ऑर्डर चार्जेस दिसंबर में। अब जो दिसंबर के ऑर्डर चार्जेस हैं उनकी पेमेंट कब डिडक्ट हो रही है?
सर इसके अंदर हो रही है आपके पास जनवरी के अंदर, लेकिन हाई वैल्यू ऑर्डर्स की डिलीवरी पहले हो जाएगी तो उनकी पेमेंट आपके पास तरीके से दिसंबर के अंदर डिडक्ट हो जाएगी। इसका मैं पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी क्लास का टाइम ऑफ हो गया है, काफी देर लग जाएगी इसको सॉल्व करने में, तो इसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। उसमें पेमेंट्स की वर्किंग आ रही है, रिसीट की वर्किंग मैंने करवा दी है। पेमेंट्स में 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी सर? एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ठीक है, दूसरा परचेसेस, तीसरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कोई डेज का मसला नहीं है। परचेसेस की वर्किंग थोड़ी सी समझ लो किस फॉर्मेट पे हो रही होगी। सर परचेसेस के अंदर भी हमारी पेमेंट्स किस तरह से हो रही हैं? 40% हम अभी कर रहे हैं, 60% कब कर रहे हैं, 60% कब जाके हो रही है पेमेंट? देखो ना सवाल के अंदर 60% नेक्स्ट मंथ के अंदर हो रही है, 60% नेक्स्ट मंथ के अंदर हो रही है। तो किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक हम मेंटेन करके हाई वैल्यू के अंदर नहीं चलते। जो हाई वैल्यू के अलावा यानी 90% सेल्स है, 90% सेल्स के अमाउंट को तुम डिवाइड बाय 1.3 करो, इसका स्टॉक हम मेंटेन करके चलते हैं। तो मंथ वाइज ओपनिंग क्लोजिंग की वर्किंग में तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा और एट द सेम टाइम ये शेयर करूंगा कि एक्सपेंसेस किस तरीके से पे हो रहा है। तो ये 3 पेमेंट्स यहाँ पे होंगी, नेट तुम्हारा कैश का रिसीट या पेमेंट का नंबर बन जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे चला जाएगा ना, अब वो रिकॉर्डिंग में मैंने इसीलिए ये बात बोली है कि वो यूट्यूब पे देखने के बाद किसी से ले लें सोल्यूशन, इसको स्टॉप कर दो यहाँ।